नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। केजरीवाल जी ने मोदी जी शाह जी का नाम क्यों घसीटा आज अदालत में। दूसरा, मोदी जी ने किन वकीलों के समर्थन में ट्वीट किया। और तीसरा, अखिलेश यादव जी किसके दबाव में हैं। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। मैं हफ्ते में 2 दिन ओवरव्यू करता हूं, तभी इसकी अपील करता हूं। इधर ऐसा लगता है कि थोड़ा आप लोगों के आर्थिक सहयोग की मुझे आवश्यकता है, इसलिए इसको 2 बार रिपीट कर रहा हूं। खैर, अब मुख्य बात पे आते हैं। केजरीवाल जी ने मोदी जी शाह जी का नाम क्यों घसीटा। आज जब ये वो कर रहे थे तो मेरे एक साथी हैं, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी ने तो सार्वजनिक रूप से कहा है कि भाई मोदी जी ना बोला करिए, उससे जरा दूरियां बढ़ती हैं। ये उनका आप लोग अगर गूगल करेंगे तो दिसंबर में 2023 में उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था मुझे मोदी बोला करिए, लेकिन भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब लोगों के लिए आदर की बात है, तो उनको इसलिए मोदी जी ही बोल रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल साहब जो गिरफ्तार हुए थे और उनको ईडी की रिमांड पे भेजा गया था, वो आज 6 दिन की मोहलत पूरी हो रही थी। तो आज ईडी ने उनको फिर अदालत में पेश किया। जब ईडी ने उनको अदालत में पेश किया तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं आज अदालत से, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और असम से आग्रह किया कि मैं अपनी पैरवी आज खुद करना चाहता हूँ। देश का कानून इसकी इजाज़त देता है कि जो आरोपित है वो अपनी पैरवी खुद कर सकता है, या जनरली वकील करते हैं, लेकिन अगर कोई पैरवी करना चाहे खुद कर सकता है। बहुत से नेता ऐसे रहे हैं इस देश में जिन्होंने अपने वकील ना होते हुए भी जिन्होंने अपने केस की पैरवी खुद की है। उन्होंने, अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, केजरीवाल जी इस समय ईडी के यहाँ रिमांड पे हैं, तो उनको एक ईडी का जो भी क्वेश्चन का रूम है वहाँ पे रखा गया है। लेकिन जैसा उनकी पत्नी ने बताया था, उनका बीपी लो हो गया था। सूत्रों से खबर आ रही थी कि शायद 46 तक पहुँच गया था शुगर लेवल। तो शुगर लेवल 46 तक पहुँचना हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब थोड़ा खतरे वाली बात थी। फिलहाल आज केजरीवाल जी ने फिर से ये कोर्ट में सिद्ध कर दिया कि वो केजरीवाल क्यों हैं और क्यों उनसे मोदी जी को सख्त चिढ़ है। क्योंकि जो आज केजरीवाल साहब ने कोर्ट में काम किया वो केवल केजरीवाल साहब ही कर सकते हैं। इस देश का कोई और नेता, उनसे पढ़े लिखे ज़्यादा हो सकते हैं, उनसे शार्प ज़्यादा हो सकते हैं, उनसे सब कुछ ताकतवर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो जो माइंड गेम खेलते हैं और जिस तरह से मोदी जी को उन्हीं की चाल से, उन्हीं के जो चाल सीख के उनको जिस तरह से शाह और मात का खेल खेलते रहते हैं, वो केजरीवाल साहब कर सकते हैं। हुआ क्या, उन्होंने कहा कि जो अदालत से कहा कि मैं इसकी पैरवी खुद करना चाहता हूँ। अदालत भी क्या कहेगी, हाँ बिल्कुल करिए। तो उन्होंने बार बार ये पूछा कि साहब ये मुझे बताया जाए कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है, कोई कारण तो बताइए, किसके और क्या सबूत। तो ईडी की तरफ से जो वकील साहब थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब थे शायद, उनका कहना यह था कि हम लोगों के पास ये सबूत है कि आपने घूस ली, आपने 100 करोड़ रुपए लिए की मांग की। तो उन्होंने कहा क्या सबूत है। तो सबूत यह है कि 4 लोगों का बयान हमारे पास है कि आपने 100 करोड़ की मांग की। तो बस केजरीवाल जी ने कोर्ट में सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर मैं आज ये बोलूं कि मोदी जी और शाह साहब ने मुझसे पैसे की मांग की तो गिरफ्तार उनको भी करिए। भाई अगर आपका टोटल बेसिस ऑफ माय अरेस्ट इसकी 4 लोगों ने कह दिया कि इन्होंने घूस मांगा, तो आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं कह रहा हूं कि मोदी जी और शाह साहब ने मुझसे घूस मांगा, आप उनको गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करके लाइए, फिर जैसे आप मुझसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिर बात होगी। इससे पहले भी सार्वजनिक मंच से मुझे ठीक से याद है, अरविंद केजरीवाल इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि जिस तरह से ये ऑपरेट करते हैं
कल अगर आपको याद हो तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि किस तरह से 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से पार्टी छोड़ने के लिए। तो ये केजरीवाल साहब पहले भी मंच पे कह चुके हैं कि ये कोई लिखित कोई वो थोड़ी कहता है कि प्रपोजल हियर बाय आई सेंड यू अ प्रपोजल प्लीज सेंड योर अप्रूवल, तो उधर से अप्रूवल आएगा। अरे ये सब मुंह जबानी चलता रहता है, उनसे कहा जाता है कि पैसा इतना दिया जाएगा। ये पॉलिटिकल फंडिंग तो ऐसे ही करते हैं। तो इस बात का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप सिर्फ बयान को बेसिस बना रहे हैं तो आप इस पे मोदी शाह साहब को भी मैं कह रहा हूं कि उन्होंने मुझसे घूस मांगा। कुल जमा उनकी 11 अप्रैल तक की उनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। और एक बिना बात के एक कंट्रोवर्सी कह लीजिए एक बार बार चल रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है, माँ केजरीवाल साहब की पत्नी चीफ मिनिस्टर बनेंगी, केजरीवाल साहब की पत्नी चीफ मिनिस्टर बनेंगी। जिस दिन उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी उस दिन उस पर चर्चा की जाएगी। आज उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर बनेंगी, इस संभावना पे चर्चा करने का और उसमें मीन मेख निकालने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। मुझे एक ऐसा लग रहा है कि ये जो आज जो केजरीवाल साहब ने कहा है ना कि अगर वर्बल स्टेटमेंट इज द क्राइटेरिया ऑफ अरेस्ट, तो कोई हिंदुस्तान में किसी के ऊपर आरोप लगा दे। और ये चीफ मिनिस्टर को आप गिरफ्तार करके ला रहे हैं, आप कोई सड़क चलते किसी व्यक्ति को नहीं लाए हैं गिरफ्तार करके। और इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा पीएमएलए लॉ जो अमेंड करके बीजेपी ने उसको ऐसा बनाया है, उस पर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जैसी उम्मीद है कि अगले 2, 4, 5, 10 दिन में इस पर एक कोई फाइनल वर्डिक्ट टाइप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज़रूर आएगा, ये वहाँ पे भी चलेगा। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल साहब को ये सूट कर रहा है कि ये लंबा खिंच रहा है। हालांकि एक हमारे पत्रकार साथियों का एक बड़ा वर्ग है जो इसका ये कहना है कि ये एज अ स्ट्रैटेजी बीजेपी कर रही है जिससे लाइमलाइट केजरीवाल पे रहे, और जो राहुल गांधी हैं या जो भारत जोड़ो यात्रा की बात है या जो गारंटीज की बात है वो बैकग्राउंड में चली जाए। मैं इसको इसलिए नहीं मान रहा हूँ, ये हो सकता है, बीजेपी ये कर सकती है, लेकिन जनता जब तैयार हो रही है तो 31 मार्च की जैसे रैली हो रही है। अब 31 मार्च की रैली दिल्ली में रामलीला मैदान में हो रही है, उस पर आप कुछ कहिए, मैसेज तो इंडिया गठबंधन का जाएगा ना। और उससे कितने परेशान है बीजेपी वाले कि उसके जवाब में फिर राम की शरण में वही एक ही चीज आती है। फिर मेरठ में 31 तारीख को एक जवाबी रैली के रूप में बीजेपी रैली कर रही है। और मेरठ क्यों? मेरठ केवल इसलिए कि वहां से वो अरुण गोविल जिन्होंने राम जी का किरदार निभाया था टेलीविजन सीरियल में रामायण में, उनको वहां से खड़ा किया जा रहा है। तो वो अब राम 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 करेंगे कुछ वहां। एक ध्यान करना होगा कि राम हम सबके दिल में है, लेकिन राम का नाम आप कैसे ले रहे हैं उससे भी बहुत सी चीज़ें डिसाइड होती हैं। जैसे हम सब लोग हैं, हम लोग जय सिया राम वाले हैं, और मैंने एक किताब लिखी है क्योंकि डर ये लग रहा है कि कब आप जय श्री राम से हे राम की तरफ आप अगर जा रहे हैं तो एक नाम हम लोगों के यहाँ और होता है, राम नाम सत्य है। तो राम का नाम बहुत ज़्यादा लेने से राम अपने पास भी बुला लेते हैं। मतलब पार्टी को, बीजेपी पार्टी को फिर कहेंगे ठीक है अब आपका काफ़ी हो गया काम, अब आप थोड़ा ये ध्यान करिए, सत्ता चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे अरुण गोविल जी को सामने करके वो इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान की जो रैली है उसका जवाब दे पाएंगे। अब दूसरी बात, मोदी जी ने किन वकीलों के समर्थन में ट्वीट किया, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले मैं आपको ट्वीट दिखा दे रहा हूँ, आप ट्वीट देख लीजिए। मोदी जी का एक ट्वीट आया है। अब ये ट्वीट क्यों आया है? आज सुबह सुबह एक पता लगा कि 600 वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी आपको समझ ही में नहीं आएगी उस चिट्ठी में क्या लिखा गया है। कुल मिला के उस चिट्ठी में जो मुख्य लोग दस्तखत करने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा नाम भाई हरीश साल्वे जी का है। हरीश साल्वे जी बीजेपी के दुख में, दर्द में, अच्छे में, बुरे में, सब में बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। बीजेपी के भाई बहुत समस्याओं से बीजेपी को बाहर निकाला है। हरीश साल्वे साहब हैं, वो एक बार काउंसिल के अग्रवाला साहब हैं।
जो कुछ कुछ अपना लिख देते हैं, फिर उनकी बार काउंसिल के बाकी मेंबर्स कहते हैं कि इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है, इन्होंने अपने आप लिख दिया है। पिंकी आनंद जी हैं, बिल्कुल हार्डकोर जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं, उन्होंने इस पे दस्तखत किए हैं। तो 600 वकीलों की चिट्ठी का लब्बो-लुआब ये है कि वो कह रही है कि ये जो अभी जिस तरह की एक षड्यंत्र चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है, प्लानिंग चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट पे और खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे दबाव बनाया जा रहा है। अब मोदी जी ने इस चिट्ठी के ही को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि साहब, ये जो कांग्रेस है ये लगातार दबाव बनाने का काम कर रही है। जैसे उसने आज से 50 साल पहले कमिटेड जुडिशरी की बात की थी, वो अभी फिर दबाव बना रही है और उसका यही हाल हुआ है। आपको लगता है कि आज कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो जुडिशरी पे दबाव बनाए? आप खुद ही कहते हैं कि अब तो कांग्रेस मुक्त भारत, 52 सीटें आपकी, 303 सीटें। कांग्रेस है इस स्थिति में कि वो जुडिशरी पे के डिसीजंस को कुछ प्रभावित करे? सारी दुनिया जानती है, आप किसी से पूछ लीजिए, सोते हुए पूछ लीजिए, जागते हुए पूछ लीजिए, मोदी जी, ये ऐसा माना जाता है आम जन में कि आपका टोटल कंट्रोल है, आपकी सरकार का टोटल कंट्रोल जुडिशरी पे है। सिर्फ एक दो बानगी याद दिला दूं, 2 बानगी याद दिलाऊंगा। जिस तरह से राम जन्मभूमि का ऑर्डर आया था, जो ऑर्डर कह रहा था कि बाबरी मस्जिद का गिरना वॉज एन क्रिमिनल ऑफेंस, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। और उसके बाद उस ऑर्डर को किस तरह से आपने दिलवाया, और जिसके एवज में ऐसा कहा गया है बार बार कि रंजन गोगोई साहब को आपने राज्यसभा में लेके आए, ये सामने था, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट था। वो जो क्या बोलते हैं आपके अमित शाह साहब, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजी समझिए। और दूसरा, हाल के दिनों में जिस तरह के से न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाने में एक जस्टिस गंगोपाध्याय ने कलकत्ता हाई कोर्ट में किया है कि शर्मसार हुई होगी उस दिन जुडिशरी। मतलब अपनी जज की कुर्सी पर रहते हुए उन्होंने खुद एडमिट किया है कि वो बीजेपी के संपर्क में थे, बीजेपी उनके संपर्क में थी, और इस दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारा कुछ उन्होंने एडमिट किया और उनको आपने पार्टी में लिया है। तो ये आपका ये आरोप कि आपकी कांग्रेस दबाव में है। और एक चीज और याद रखिए, अभी तो मतलब अभी शायद 2-4 दिन हुआ की बात है, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में कैसे आपने, सिलेक्शन में कैसे आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया है कानून लाके, ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस दबाव बना रही है। अरे आप तो कानून ही बदल देते हैं कि इसलिए कि जुडिशरी का रोल खत्म हो जाए, निष्पक्षता खत्म हो जाए किसी में। मोदी जी, बीजेपी के सारे नेता केवल एक निर्णय से, पिछले 10 साल में कितने निर्णय आए, सब जगह क्लीन, मतलब आपको बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट, राफेल हो, कुछ हो, पेगासस हो, 370 हो, आपको कितना बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ईडी का अपॉइंटमेंट, ये जो आदमी का अपॉइंटमेंट है ये गलत है, उसको फिर भी कंटिन्यू कराता है। तब दबाव में नहीं थी ईडी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार बर्खास्त की गई, वो आपके गवर्नर साहब ने गलत बर्खास्त किया। उस समय दबाव में, कांग्रेस के दबाव में वही सब कह रहे थे। और अब केवल एक इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्णय आ गया है और आपकी नींव तक हिल गई है, पूरी पार्टी की नींव तक हिल गई है, क्योंकि अंतहीन सिलसिला है जिस तरह से जुडिशरी को आप करते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज ये लगती है कि मैं एक चलते जस्टिस कुरैशी, जस्टिस रोहिंटन नरीमन थे, जिन्होंने, आपको याद है ना, आपका कार्यकाल था 10 महीने तक, 8-10 महीने तक कोई कॉलेजियम नहीं हुआ था, कोई आपको नहीं भेजा गया था, क्योंकि रोहिंटन नरीमन ने कहा था कि जब तक जस्टिस कुरैशी, जो मोस्ट सीनियर मोस्ट कॉम्पिटेंट, सबसे अच्छे जज, उनका अगर नाम नहीं जाएगा तो नहीं, हम इस कॉलेजियम में हम वो करेंगे। वो पार्ट ऑफ द कॉलेजियम थे, नहीं हुई थी कॉलेजियम की मीटिंग, कोई नाम रिकमेंड नहीं किया गया था। अब दिक्कत क्या है, चंद्रचूड़ साहब सितंबर तक हैं, और चंद्रचूड़ साहब का जो भी विवेक कह लीजिए, या उनको लगता है कि आज संविधान खतरे में है, और उसको जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट लग रहा है, कुछ निर्णय भी दे रहा है,
उस रवैये को देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के जुडिशरी की निष्पक्षता के लिए ज़रूरी है कि उस तरह का तेवर कायम रहे। अब तीसरी बात, अखिलेश किसके दबाव में है? अखिलेश यादव जी का मैं दोनों चीज़ें हुई। जब अखिलेश यादव जी ने देरी कर रहे थे तो मैंने उस पर हरदम कहा था कि अखिलेश यादव जी ही सेनापति होंगे, लेकिन वो देरी कर रहे हैं। फिर उन्होंने गठबंधन किया, 17 सीटें कांग्रेस के अनाउंस की, रावण का भी नाम आया, चंद्रशेखर जी भी लड़ेंगे, इस तरह का था कि नगीना से लड़ेंगे। उसके बाद अखिलेश जी कहीं मुझे ऐसा लगा, उन बहुत अच्छे नाम उन्होंने शुरू में लिस्ट जो निकाली, बहुत अच्छी लिस्ट निकाली, बहुत अच्छे लोगों के नाम, फिर वो कहीं पे मामला थोड़ा मुझे ऐसा लगता है उनकी हाथ से निकल रहा है। 2-3 इंसिडेंट जल्दी से बताऊंगा। अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब इतने दिनों से जेल में हैं, पहली बार मिलने गए सीतापुर जेल में, और उसका आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि जो पहली फेज के चुनाव हैं वहां के कैंडिडेट अभी तक बदले जा रहे हैं समाजवादी पार्टी द्वारा। ऐसा कहा जा रहा है कि रामपुर में आपने जामा मस्जिद के इमाम मोहिबुल्ला नदवी साहब को दे दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी राय इसलिए कह दूं कि ये राय देना ज़रूरी है। मैं किसी भी धर्मगुरु का इस तरह से इलेक्शन, लोग तुरंत कहेंगे कि योगी जी के लिए आप क्यों नहीं कहते हैं? योगी जी एक चीज़ जान लीजिए, गोरखपुर में रहते हैं, आज से नहीं, पिछले शायद 40-45 साल से कायदे से वो उस गोरखनाथ टेम्पल के महंत जी को भी नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद हैं। ये मोहिबुल्ला नदवी जी का रामपुर में क्या है? मतलब मुसलमान होने के अलावा उनका और कौन सा नाता रामपुर से, ये मैं भी समझना चाहूँगा। वहाँ पे आसिम रज़ा साहब बिल्कुल ठीक कैंडिडेट थे। पिछली बार जिस तरह से प्रशासन ने पूरी तरह से बेईमानी करके वोटिंग इफेक्ट करा के आसिम रज़ा को ज़बरदस्ती हरवाया गया था, तो आसिम रज़ा को रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो आजम खान साहब के विश्वस्त थे। आपको क्या दिक्कत थी आसिम रज़ा साहब को फिर से टिकट देने में? आपने वहाँ मोहिबुल्ला नदवी जी को भी दे दिया है। आसिम उसको बैलेंस करने के लिए कि आजम खान साहब गुस्सा हैं, आपने मुरादाबाद में ST हसन साहब का टिकट काट के वहाँ पे रुचि वीरा जी को दे दिया है, जो आजम खान साहब की नॉमिनी है। हालांकि वहाँ दोनों लोगों ने पर्चा भरा है, और ST हसन साहब का आज मुझे अच्छा लगा, एक बहुत मैच्योर बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई अगर पार्टी का नेतृत्व चाहेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। उन्होंने पहले मेरा नाम लिया, मुझसे कहा, मैंने टिकट भर दिया। अब वो कहते नहीं लड़ूंगा। पिछली बार आजम खान साहब ने मुझे टिकट दिलवाया था, उसमें MP हो गया था। अब इस बार अगर आजम खान साहब रुचि वीरा जी को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक मैच्योर वो दिया है। लेकिन एक दिक्कत ये हो रही है कि मेरठ में भी वो जो भानु प्रताप सिंह जी को टिकट दिया गया था, उस समय भी सभी का ये कहना था कि बिल्कुल वो टिकट एक तरह से बीजेपी की झोली में आप सीट दे रहे थे। उनका टिकट भी बदलने की बात चल रही है। लेकिन ये लास्ट मिनट जब आप टिकट का चेंज करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चुनाव पे उसका परिणाम आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह होता है। तो अखिलेश जी, अभी 7 चरण में से 1 चरण का चुनाव हुआ है, 6 चरण बाकी हैं। टिकट की अभी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, जिससे लास्ट मिनट जब आप उसका टिकट काटना, उसका टिकट देना, ये जितना कम होगा उतना आपके विनिंग स्ट्राइक रेट बेटर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।